यस तो वेलकम बैक बच्चा पार्टी। दिशा 10 बैच के अंदर आपका वेलकम है। और हम आज स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज को, दिशा 10 को, चैप्टर 1.1 जो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम हमने कर लिया था एंड हमने एलसीएम एंड एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना भी सीख लिया था। यस ना। अब उसी के आगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे, वो हम एकदम क्लियर करेंगे, एकदम इजी पीजी और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। बहुत मजा आने वाला है क्लास के अंदर। तो आप वीडियो पर आ चुके हैं ना, तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो भी 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी कर पाए। तो ओके बच्चा पार्टी। तो वही मैथमेटिक्स की बुक एनसीईआरटी जो हम कवर कर रहे थे उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट करा दिया था। अगर आप कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने किया क्या था। मैंने सबसे पहले आपको बेसिक फंडामेंटल थ्योरम बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हो। फिर मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना सिखाया था। फिर मैंने सिखाया एलसीएम और एचसीएफ, आपको अच्छे से आता है। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एलसीएम एंड एचसीएफ का रिलेशनशिप। मैंने बताया था आपका टू नंबर्स का एलसीएम एंड टू नंबर का एचसीएफ, उनका जो प्रोडक्ट होता है बच्चा पार्टी, वो हमेशा उन टू नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, ऑलवेज होता है, ऑल टाइम होता है एंड हमेशा होता है। इसके साथ ही मैंने एक चीज और बताई थी, अगर थ्री नंबर का एलसीएम मुझे निकालना है, थ्री नंबर मेरे पास मान लिया मैंने एबीसी और थ्री नंबर का ही मुझे एचसीएफ निकालना है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ट्राई करो, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। आप कोई भी थ्री नंबर्स लो, उनका एलसीएम निकालो, उनका एलसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, उनका प्रोडक्ट उन थ्री नंबर के प्रोडक्ट इक्वल नहीं आएगा। ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कहीं आप सोचो सर क्वेश्चन 3 के अंदर थ्री नंबर्स हैं, उसमें वेरीफाई के लिए क्यों नहीं दे रखा? इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि वो होता ही नहीं है। ठीक है ना। कभी कभी आपको बोल सकता है कि चेक करो, तो आपको आंसर क्या लिखना है? नो। लेकिन टू नंबर्स के लिए ये ऑलवेज इक्वल होगा, हमेशा होगा। अगर वो इक्वल नहीं आ रहा तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, उसको आप सॉर्ट करें। ऐसा नहीं कि ये नहीं आ रहा सर, ये हमेशा आएगा, इसलिए वेरीफाई करने के लिए तब दिया जाता है जब वो होता है। तो अब हम इसी के साथ आगे उस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट आपको गिवन है कि HCF ऑफ 306 एंड HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। ओके, ये हमको गिवन है। फाइंड एलसीएम ऑफ फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स 306 एंड 657। ये टू नंबर्स हमारे पास हैं, 306 एंड 657। यस। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से बच्चा पार्टी की ना, आपको HCF गिवन है, हमें ये चीज गिवन है कि HCF उसका 9 है और आपको एलसीएम निकालना है। अब आप पूछोगे सर हमें टू नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आपको अच्छे से बता रखा है। ये नंबर आपका ए हो गया, ये आपका नंबर बी हो गया, तो टू नंबर्स ही हो गए। जब हमें टू नंबर्स पता हो, HCF पता हो और एलसीएम निकालना हो, तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा है कि रिलेशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का फॉर्मूला लगेगा, याद आ रहा है? तो एक बार पहले देखना इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान। सबसे पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है आपको कि HCF ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी कि ये दोनों क्या हो गए? वो दो नंबर हो गए जो हम ए और बी मानते थे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमको 9 दे रखा है। मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए जो है वो 306 है और बी जो है वो 657 है। क्या मैं इसको ए, क्या मैं इसको बी मान सकता हूँ ना? वो टू नंबर्स यही है और वो टू नंबर्स, उन टू नंबर्स का HCF जो है वही सेम टू नंबर्स का ये एलसीएम हमें निकालना है, वही सेम टू नंबर्स का निकालना है। यस। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट क्या है? वी नो दैट कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का जो मल्टीप्लाई है वो HCF ऑफ टू नंबर के मल्टीप्लाई इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बी के। अब आपको ए और बी की वैल्यूज पता है, ए हो गया फर्स्ट नंबर, बी हो गया सेकंड नंबर। तो मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 मल्टीप्लाई HCF, और वापस से मैं नंबर को रिपीट करूंगा, 306 एंड 657 इक्वल टू अब मैं ए क्रॉस बी की जगह क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी की जगह लिखूंगा मैं ए की वैल्यू 306, बी की वैल्यू 657। मैं लिख दूंगा 306 मल्टीप्लाई 657। अब आपको इजीली दिख रहा होगा। एलसीएम मुझे पता है क्या? नहीं पता ना, तो एलसीएम की जगह तो एलसीएम लिख दूंगा, क्योंकि एलसीएम तो मुझे फाइंड आउट करना है।
तो मैं LCM की जगह तो LCM लिख देता हूं, लिख दूं क्या? यस, मल्टीप्लाई। मुझे इसकी वैल्यू तो पता है ना, HCF ऑफ दिस नंबर इज 9, इट इज गिवन, ये गिवन है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली 9 लिख दूं सीधे सीधे, इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657। अब आपको इजीली पता है जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है ना, वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है, पता चल रहा है ना। अब ये 9 डिवाइड में आएगा तो मुझे एलसीएम का आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो मैं इस 9 को डिवाइड में पहुंचा दूं क्या? अगर मैं इस 9 को डिवाइड में लेके आऊंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो इधर देखना बहुत ध्यान से, एक स्टेप का आंसर बचा है। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू आ जाएगा इन टू नंबरों का मल्टीप्लाई। किस किस का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 306 मल्टीप्लाई 657 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 9। आपको पता है मल्टीप्लाई का नंबर जब सेकंड साइड जाता है तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है ना, और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब दो तरीके हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 9 का डिवाइड करो, और एक और आसान तरीका कैंसिल आउट करने का। आपको पता है ये नंबर और ये नंबर 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 1 जा 3, फिर कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 0 बार, 3 2 जा 6। अब आपको अगेन पता है कि 102 में भी 3 का डिवाइड चला जाएगा। और एक चीज, अगर किसी नंबर की सभी डिजिट का सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। जैसे कि 2 0 और 1 को मैं प्लस करूंगा तो 3 आंसर आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 6 0 3 को प्लस करूंगा तो कितना हो रहा है? 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब इधर देखो, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा 1 बार, इसको मैं 3 से करूंगा, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12, यानी कि आंसर क्या आया? 34 मल्टीप्लाई 657। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और मुझे आंसर बता दो फटाफट से। तो आपका जो आंसर आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। यही हमें करना था। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आपने देखा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल रहता है आने के लिए कि बहुत संभावना इसकी रहती है कि कितना आसान क्वेश्चन था। एचसीएफ दे दिया, एलसीएम फाइंड आउट करना और 2 नंबर्स हमको पता है। तो वही आप इसकी जगह चाहो तो ये भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, एचसीएफ पता है, एचसीएफ डिवाइड में आएगा, आंसर मिल जाएगा। अगर 1 मार्क्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, बहुत आसान, कुछ नहीं करना, और 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड कर दो, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना। राइट करो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर जो आ जाएगा 22,300। तो बहुत इजी सा आंसर था, मल्टीप्लाई कर लेना, इजी पीजी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये मैं रेज कर दूं, बहुत इजी लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, चेक वेदर 6 to power n can end with the digit 0 for any natural number n, digit 0 for any natural number n। सॉल्यूशन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं क्वेश्चन को ट्रांसलेट करता हूं। चेक वेदर, आपको चेक करना है कि 6 to power n, यानी 6 to power जो n है, कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या वो 6 की पावर जो n है, 6 to the power n जो है, क्या वो 0 पे एंड कर सकता है, यानी क्या उसका एंडिंग डिजिट 0 आ सकता है, किसका? 6 की पावर n का, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए। और नेचुरल नंबर कहां से होते हैं? 1 2 3 4, 0 काउंट नहीं होता नेचुरल में। ये क्या कोई भी ऐसा नंबर है नेचुरल में कि n की जगह पे मैं n में से कोई भी नंबर रखूँ वो 0 पे एंड हो जाए? फॉर एग्जाम्पल, मैंने n की जगह पे 1 लिखा तो मुझे मिलेगा 6, अगर n की जगह मैंने 2 पुट किया मुझे मिलेगा 36, अगर मैंने 3 पुट किया तो मुझे नंबर क्या मिलेगा? 3, 216। यानी कि मैं ये देखता आ रहा हूं कि मेरा जो नंबर है किस पे एंड कर रहा है? 6 पर एंड कर रहा है। किस पे एंड कर रहा है? 6 पर। जबकि मुझे क्वेश्चन में बोला है कि n की क्या कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल है क्या कि जिस पर वो डिजिट है वो 0 पे एंड हो जाए? तो मुझे दिख रहा है कि कभी भी एंड नहीं हो रहा। तो इसका मैं राइट आंसर या एग्जैक्ट आंसर क्या राइट करूंगा? तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कोई भी नंबर 0 पे एंड होगा यदि इफ
उसके फैक्टराइजेशन में उसके 2 और 5 फैक्टराइजेशन में आए, 2 और 5 क्या है उसके फैक्टराइजेशन में आए। लेकिन मैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो मुझे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर आते हैं, 2 और 3, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसलिए ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा n की किसी भी पावर के लिए। उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है कि 2 और 5 ही क्यों चाहिए, उसका आंसर ये है क्योंकि जब मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है 10, और फिर 10 किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया, किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन में आ गया, यानी 2 और 5 आ गया मतलब 10 आ गया, और 10 आ गया किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसके लास्ट में 0 तो आएगा ही ना। और फिर अगर आप 20 के फैक्टराइजेशन देखो आप, तो 20 का क्या फैक्टराइजेशन होता है, 2 मल्टीप्लाई 5, यही होता है। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, मतलब कि ये नंबर आप 20 की पावर कुछ भी रख लो, 20 की पावर 1 रखोगे 20, 20 की पावर 2 रखोगे 400, यानी कि ये नंबर हमेशा 0 पे एंड होगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर ऑफ n, यानी ऑल नेचुरल नंबर से 0 पे एंड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं वन लाइन में बोलूं तो वो सारे नंबर 0 पे एंड होते हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, मुझे 2 एंड 5 दोनों चाहिए, मस्ट नेसेसरी है, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। अगर 2 है 5 नहीं है, 5 है 2 नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, दोनों होने चाहिए, ठीक है। हाँ 2 ज्यादा बार हो सकता है, 5 ज्यादा बार हो सकता है, लेकिन एक बार तो कम से कम 2 और 5 चाहिए, फिर चाहे और कोई डिजिट हो या ना हो, नो मैटर। समझ में आ गया? अब मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा देता हूँ। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। तो एक तरीका तो ये हो गया, किसी को आपको ओरली बताना है तो आप लिख दोगे कि ऐसे डॉट 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 ये नंबर हमेशा 6 पे एंड होगा, यानी किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड नहीं हो रहा। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे टू एंडिंग any number, to ending any number with the digit 0, with the digit 0, it is necessary that, तो necessary क्या है, 2 and 5 would be या must be, should be लिख देता हूँ, should be the factors of that number, यानी जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स होने चाहिए। समझ में आई है बात आपको? यानी कि कोई भी नंबर 0 पे एंड करेगा तो उसके लिए क्या नेसेसरी है, उसके लिए नेसेसरी है कि 2 and 5 शुड बी होने चाहिए द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के फैक्टर होने चाहिए, यानी 2 and 5 को उस नंबर में डिवाइड जाना चाहिए। तो मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 6 टू पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, यस। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, 5 जो है वो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, सो इट विल नॉट बी एंड एनी फॉर एनी डिजिट फॉर एनी नेचुरल नंबर n ऑन 0 पे वो कभी भी एंड नहीं होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो सीधा सा आंसर हो गया। तो मैं लिखूंगा इट इज क्लियर दैट 2 and 3 is only the factors of 6, but 5 is not the factor of 6, so it will not be end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो मुझे लगता है आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर इस क्वेश्चन में बहुत डाउट आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कितना आसान क्वेश्चन है कि कोई भी नेचुरल नंबर 0 पे एंड होगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या उसके फैक्टर्स 2 और 5 दोनों हो, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन उसका फैक्टर जो है 2 और 5 दोनों हो। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2 और 5 दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2 है, 3 से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, 3 हो या ना हो नो मैटर, मुझे 2 and 5 चाहिए। यहाँ पे 5 एब्सेंट है, 5 एब्सेंट है तो कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा क्योंकि 2 5 10 होता है। जल्दी राइट करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन था एग्जाम में। अब मुझे आप बताओ क्या 4 टू पावर n, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, 4 टू पावर n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 पे एंड करेगा? करेगा क्या? बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी 2 की पावर 2n मैं इसको लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता है,
लेकिन बच्चा पार्टी ये तो देखो यहाँ 5 तो आ ही नहीं रहा, इसका मतलब ये भी कभी 0 पे एंड नहीं करेगा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नो। तो यहाँ पे लिख देना नो, नो इसका आंसर हो जाएगा, नो भी आप लिख देना, ठीक है ना, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया आपने? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो सुनना, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन। एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई और आपको नंबर्स गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड नेक्स्ट नंबर आपको दे रखा है 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स आंसर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो देखो, एक्सप्लेन करना है आपको, यानी बताना है कि ये नंबर जो है, दोनों नंबर अलग अलग नंबर है, ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो आपको एक चीज तो पता है ना, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कंपोजिट नंबर क्यों है, इसका मतलब कंपोजिट तो है। समझ में आ रही है बात? यानी कि वो कंपोजिट नंबर क्यों है। मैं मान के चलो आपसे पूछूं कि ये मार्कर ऐसा क्यों है, इसका मतलब मार्कर तो ये है। किसी भी चीज का वाई क्वेश्चन कब होता है, जब वो है एक्चुअल में, तभी तो उसके आगे वाई लगता है। यानी कि ये कंपोजिट तो है, लेकिन क्यों है। तो हमारे एक चीज तो क्लियर होगी, कंपोजिट तो है। तो मुझे बताओ कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मुझे आप कोई बता सकते हो क्या? जल्दी कमेंट कर दो, कंपोजिट नंबर क्या होता है सर। मैंने आपको क्लास 1 के अंदर दिखाया था, आपको क्लास 1 में आपने देखा होगा कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ नंबर सारे पढ़े थे। तो देखना, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, या मैं बोलूं 2 से ज्यादा फैक्टर यानी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट होता है? यस। क्यों? क्योंकि जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो तो प्राइम हो जाएगा ना। जैसे 2 कैसा नंबर है? प्राइम, क्योंकि 2 के ओनली 2 फैक्टर्स है। लेकिन जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, या मैं एक और लाइन बोल सकता हूं 3 एंड मोर फैक्टर्स, 3 एंड मोर फैक्टर्स, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर भी है ना, एटलीस्ट 3, कम से कम 3 जिसके भी फैक्टर है ना, वो भी क्या होगा? कंपोजिट होगा। या आप सिंपल सा बोलो 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर वो होगा कंपोजिट। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? तो आंसर क्या बोलोगे? 4, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर है? 3। अगर कोई नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स है वो होता है प्राइम, ठीक है ना। और 1 जिसका एक ही फैक्टर है वो ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इट इज ओनली ऑड नंबर, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि इसका मतलब मुझे ये तो क्लियर है ना, ये नंबर कंपोजिट तो है, लेकिन क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। यानी कि बच्चा पार्टी इस पूरे नंबर को 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा ना, क्योंकि 1 तो सारे दुनिया को नंबर को डिवाइड करता है। 1 इस पूरे को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ तो आएगा, उसको डिवाइड करेगा। और फिर इसको सॉल्व करने में जो नंबर आएगा, यानी ये खुद नंबर खुद को भी तो डिवाइड करेगा। तो 2 नंबर तो इसके हैं, और एक नंबर और मुझे ढूंढना है जो इसको डिवाइड करेगा। 2 नंबर तो सबको डिवाइड करते हैं, तो एक तो 1 और एक खुद, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे यहाँ पे एक और फैक्टर ढूंढ लेना है, और मैंने वो ढूंढ लिया तो मेरा आंसर हो जाएगा प्रूफ। तो मैं सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फर्स्ट वाले को, 7 11 13 प्लस 13। तो बच्चा पार्टी मुझे ये बताओ, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई में, ये नंबर अलग से है, मैं इसमें से 13 कॉमन लिख सकता हूँ क्या? इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। मुझे बताओ, मैं 13 को 13 मल्टीप्लाई 1 तो लिख सकता हूँ ना? यस, क्योंकि 13 बन जाए 13 ही होगा। यस, यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई 1 लिखूँ तो भी कोई इश्यू नहीं है। अब मुझे बताओ, दोनों में से 13 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? यहाँ से 13 बाहर आ गया, 7 मल्टीप्लाई 11 बचा, प्लस यहाँ से भी 13 बाहर आ गया तो 1 बचा। अगर मैं इसको नहीं लिखता तो आप बोलते सर 0 को आएगा अंदर, आप नहीं बोलते, बहुत से बच्चे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब देखो इधर, हाँ, अब आप देख रहे हो कि 13 इसका एक कॉमन आ गया, इसका मतलब ये क्लियर है कि 13 इस नंबर को डिवाइड करेगा, 13 इसका एक फैक्टर आ गया, तो हो गया ना कंपोजिट, हो गया ना कंपोजिट। और दिखाता हूं आपको, और दिखाता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस। इसका मतलब इस नंबर को 13 भी डिवाइड करेगा,
इस नंबर को 78 भी डिवाइड करेगा। यहाँ तो 4 फैक्टर आ गए, यहाँ तो 4 फैक्टर आ गए, मतलब मैंने तो बोला था 2 से ज्यादा होंगे वो तो कंपोजिट होंगे, मतलब ये तो कंपोजिट प्रूफ हो गया ना। अब मैं ये लिख सकता हूँ क्या, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट, ये क्लियर है कि हेयर 13 and 78, 13 and 78 are also factors of this number, so yeah, hence it will be composite number, यानी कि बच्चा पार्टी, मुझे पता है कि 13 और 78 इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि इसके तो 4 फैक्टर हो गए अब तक, यानी 1 भी इसको डिवाइड करा, खुद भी डिवाइड करा, 1 और इटसेल्फ के अलावा मैं यहाँ पे एक चीज और लिख सकता हूँ, ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर एक्सेप्ट 1 and itself, एक्सेप्ट 1 and itself, 1 और itself के अलावा इसके ये भी फैक्टर हो गए। इसका मतलब ये पक्का है कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट होगा, और कंपोजिट नंबर की यही डेफिनेशन है। ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, पहले ये राइट करो, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आप करोगे। ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक क्या, कॉन्सेप्ट बता देता हूं कैसे करना है। ये नंबर लिखोगे, 5 दोनों में से कॉमन है ना, बस 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में जो बचा उसको सॉल्व आउट करोगे, आराम से आ जाएगा, आसान है। करोगे तो इसका सेकंड पार्ट आपके लिए SW है, नहीं हो बता देना। आंसर भी क्या लिखना है, सेम कॉपी पेस्ट करना है, जो 2 नंबर मल्टीप्लाई के लिए आएंगे उन 2 नंबर को यहाँ लिख दे रहा है। बहुत आसान सा था, करो जल्दी से करो। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। हाँ, क्लासेस बोरिंग तो नहीं लग रही ना आपको, मजा तो आ रहा है। देखो कॉन्सेप्ट और क्लियरिटी के साथ मिलेंगे, मजा आएगा आपको बिल्कुल ही। हम लोग यूट्यूब पे भी कम्युनिटी पोस्ट डालते रहते हैं आपके लिए, तो उनको भी आप लोग जो है क्विज जो है सॉल्व किया करो, उसमें 10th क्लास के बहुत सारे क्वेश्चन में डालते रहता हूँ आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। उसके बाद ज़्यादा बड़ी क्लास आपकी मैं लेने वाला नहीं हूँ, आपका ज़्यादा टाइम कंप्लीट होने वाली है क्लास, तो देखना ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं इसको ओरली बोल देता हूँ, आप सबके पास बुक आई हो तो सुनना। देयर इज अ सर्कुलर पथ, एक सर्कुलर पथ है। सर्कुलर पथ का मतलब एक सर्कल में रास्ता है, एक सर्कल जैसा रास्ता है, जैसे स्टेडियम में नहीं होता ट्रैक, ऐसा एक ट्रैक है, समझ में आया? इस तरह से एक ट्रैक बना हुआ है साइड में, ठीक है। अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है बीच में, उसके चारों तरफ एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया जो है वो 18 मिनट्स लेती है टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी कि सोनिया है, सोनिया मैंने माना, जो कि एक राउंड लगाने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट का टाइम। कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट का टाइम। वाइल जबकि रवि जो है वो उसी राउंड को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट का टाइम ले रहा है। यानी रवि ने भी सेम राउंड सेम टाइम से स्टार्ट किया और उसने कितना टाइम लगाया, 12 मिनट का टाइम लगाया। किसने, रवि ने 12 मिनट का टाइम लगाया, ठीक है। बात समझ में आ गई। 2 ब्रदर सिस्टर हैं, सोनिया एंड रवि। सोनिया ने, दोनों ने सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट किया। सोनिया ने 18 मिनट में एक राउंड कवर किया और रवि ने 12 मिनट में एक राउंड कवर किया। आगे सपोज दैट बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से, ऐसा नहीं वो आगे से कर रहा है वो पीछे से, एक जगह से एट सेम टाइम पर और सेम पॉइंट से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो मूव करके जाते हैं और वापस आते हैं। तो हमें बताना है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो दोनों सेम पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मीटअप करेंगे, यानी मिल जाएंगे। कितने समय बाद, कितने टाइम बाद वो सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। यानी कि मुझे ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, यानी कि वो दोनों मिल जाएं और सबसे छोटा कॉमन चाहिए, यानी वो सबसे पहले, यानी कम से कम कितने टाइम बाद वो मिल जाएंगे। यानी कि मैं लीस्ट कॉमन की बात कर रहा हूं क्या, वो मिलेंगे तो बहुत बार और भी आगे दौड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, लेकिन वो कम से कम कितने टाइम बाद कब मिल जाएंगे। यानी कि मैं एलसीएम निकालूंगा क्या, और क्लियर करता हूं आपको, इजी पीजी में समझाता हूं, प्रैक्टिकली समझाता हूं कब मिलेंगे। जैसे मान के चलो रवि भाग के आया, एक राउंड में रवि ने 12 मिनट लगा लिए। अब इसी तरह सोनिया भाग के आई और 18 मिनट में सोनिया का भी एक राउंड हो गया। अब रवि ने सेकंड राउंड स्टार्ट किया,
रवि सेकंड राउंड में जब भाग के आया तो उसको कितना टाइम हो गया, 24 मिनट हो गए ना 2 राउंड में। सोनिया भी सेकंड राउंड भाग के आई तो उसको कितने मिनट हो गए भागते हुए, 36 मिनट। अब रवि थर्ड राउंड भाग के आ रहा है, रवि थर्ड राउंड भाग के आ रहा है और रवि को कितना टाइम हो गया, 36 मिनट। यानी कि वो 36 मिनट बाद तो मिल ही गए ना। यानी कि जब सोनिया के 2 राउंड हुए तो रवि के कितने राउंड हो गए, 3 राउंड। मतलब रवि और सोनिया सेकंड और थर्ड राउंड पे मिलेंगे, यानी सोनिया अपने सेकंड राउंड पे आएगी और रवि अपने थर्ड राउंड पे जब यहाँ आएगा ना तब वो मिल जाएंगे। समझ में आया? यानी कि उनका जो कॉमन नंबर हो गया ना वो 36 हो गया। वो मिलेंगे तो और आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन मुझे सबसे स्मॉल कॉमन निकालना है। तो मैं क्या लिखूंगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख दूंगा, सोनिया टेक्स टाइम सोनिया कितना राउंड इन वन राउंड इन टू ड्राइव वन राउंड को ड्राइव यानी रनिंग करने में कितना टाइम लेती है सोनिया, 18 मिनट टाइम लेती है। इसी तरह रवि टेक्स टाइम टू ड्राइव वन राउंड। तो रवि कितना टाइम ले रहा है बच्चा पार्टी, 12 मिनट। क्वेश्चन में अभी भी देखा मैंने, हाँ 12 मिनट ले रहा है। अब मुझे पता है कि मुझे सबसे छोटा कॉमन देखना है, तो मुझे वी हैव टू फाइंड एलसीएम, हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। और जब भी मिनिमम पूछा हो, स्मॉलेस्ट पूछा हो, तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और एलसीएम में किस का निकालूंगा, इन 2 नंबर का, 12 का और 18 का। तो एलसीएम तो आप निकाला जानते ही हो ना। और एलसीएम कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वही है। ऐसा नहीं कि सर मैं 12 और 18 का एक साथ कर दूंगा ऐसे तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन करना है क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है और बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग हमारी नोटबुक चेक करेगा। तो मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, इसी तरह मैं लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो मुझे बताओ 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसी तरह 18 के क्या हो जाएंगे, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन, यस आ गया 2 2 3 तो इसके आ गए, इसके क्या आ गए 2 3 3, यस या नो। अब एलसीएम क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से सिखा चुका था। जो नंबर कॉमन होता है पहले तो उसको लिख लो। कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, यस एक 2 कॉमन है, एक 3 कॉमन है। और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिख लीजिए। जो कॉमन नहीं है, एक 2 कॉमन नहीं है, एक 3 कॉमन नहीं है, लिख दो। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो पक्का 36 सारा होगा, चेक तो करो एक बार। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। यानी कि आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो आफ्टर 36 मिनट जब वो स्टार्ट करेंगे उसके आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट द सेम पॉइंट। खत्म, टाटा बाय बाय। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया और मैथमेटिकली भी समझा दिया। एग्जाम में आता है, ड्रॉ करना है तो कर दीजिए वरना लिख दीजिए, ठीक है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब मुझे आप लोग बताओ क्लास कैसी लगी, मजा आया? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो है हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अगर अच्छे से समझना चाहते हो ना प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी तो क्लास को मिस मत करना। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। रेशनल इरेशनल के बारे में जानेंगे, बहुत कुछ अमेजिंग मिलने वाला है। तो लेट्स बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तो सी यू, टाटा बाय बाय बच्चा पार्टी।